एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत और कुछ कच्चे पक्के घर। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, पिंकी। पिंकी की उम्र रही होगी 12 साल। उसका चेहरा थोड़ा उदास रहता था। वजह भी थी, उसकी माँ मर चुकी थी जब वो बहुत छोटी थी, और उसका बाप रामू काका अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। ज्यादा चल फिर नहीं पाता था। पिंकी सब कुछ खुद करती थी। सुबह उठती, कुएं से पानी लाती, खाना बनाती, बाप की दवाई लाती, और जब मौका मिलता तब पास के मैदान में बैठकर मिट्टी से कुछ बनाती। उसको मिट्टी से चीजें बनाना बहुत पसंद था। कभी घर, कभी गाड़ी, कभी चिड़िया। लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। किसी को लगता ये लड़की बात नहीं करती, अजीब है। कोई कहता बिना माँ की बच्ची है, पता नहीं कैसी निकले। बच्चे उसे तंग करते, कभी उसकी बनाई मिट्टी की चीजें तोड़ देते, कभी उसे चिढ़ाते। पगली पगली। एक दिन तो हद ही हो गई। पिंकी अपनी मिट्टी की चिड़िया लेकर बैठी थी पेड़ के नीचे। तभी गांव की दो औरतें आईं और बोलीं, हमारी बकरी खो गई है, जरूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। फिर सब आ गए। भीड़ जमा हो गई। किसी ने धक्का दिया, किसी ने चप्पल उठाई। कोई बोला, इसको गांव से बाहर कर दो। पिंकी कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लीं और अपनी चिड़िया को सीने से लगा लिया। उसी रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। अगले दिन सुबह सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। तभी एक बच्चा चिल्लाया, बकरी तो कुएं में गिर गई थी। सब लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। और पिंकी, वो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी, फिर से एक नई मिट्टी की चिड़िया बना रही थी। इस बार जब कुछ बच्चे पास आए तो उन्होंने चुपचाप बैठकर उसके साथ मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश की। शायद कुछ बदल रहा था। उस दिन के बाद गांव में थोड़ी चुप्पी सी छा गई थी। बकरी तो कुएं से मिल गई थी, लेकिन गांव वालों को अंदर ही अंदर शर्म भी आई थी कि उन्होंने एक मासूम लड़की पर शक किया। पिंकी वैसे ही अपने काम में लगी रही। खेत के किनारे मिट्टी से कुछ बनाना, बाप की देखभाल करना और अकेले में अपनी चिड़ियों से बातें करना। लेकिन अब कुछ बच्चे उसकी ओर थोड़े ध्यान से देखने लगे थे। एक दिन एक लड़की, गुड़िया, आकर बोली, पिंकी, मुझे भी सिखाना मिट्टी से चिड़िया बनाना। पिंकी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, बैठ जा, बना लेते हैं। गुड़िया बैठ गई। फिर और बच्चे भी आने लगे। धीरे धीरे वहां रोज एक छोटी सी टोली जमा होने लगी। अब पिंकी एक टीचर जैसी लगने लगी थी। बच्चों को मिट्टी से घर, गाड़ी, जानवर बनाना सिखा रही थी। कुछ ही हफ्तों में पिंकी ने गांव के बाहर वाले पुराने कमरे को साफ किया और वहां बच्चों के लिए छोटा सा मिट्टी घर बना दिया। वहां मिट्टी से बनी हर चीज रखी जाती। उस कमरे की दीवारें बच्चों ने खुद रंगीन हाथों से रंग दी थीं। फिर एक दिन गांव में एक शहर से आई औरत आई। नाम था नीलिमा मैडम। वो गांवों में घूम घूम कर बच्चों के हुनर ढूंढती थीं। नीलिमा मैडम ने पिंकी का मिट्टी घर देखा। वहां सजे मिट्टी के खिलौने, रंग बिरंगे कमरे, बच्चों की हंसी, सब देखकर वो चौंक गई। वो बोली, पिंकी, क्या तुम शहर आकर बच्चों को ये सब सिखाओगी? हम तुम्हारी मदद करेंगे। पिंकी डर गई। कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी। बाप को भी छोड़ना मुश्किल था। लेकिन उसके बाप रामू काका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जा बेटी, तू सबको दिखा दे कि तू क्या कर सकती है। माँ अगर होती तो आज बहुत खुश होती। पिंकी रो पड़ी, लेकिन उसने हाँ कर दी। कुछ ही हफ्तों में पिंकी शहर चली गई। वहां उसने बच्चों को मिट्टी से चीजें बनाना सिखाना शुरू किया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा, गांव की लड़की जो मिट्टी से सपने गढ़ती है। एक साल बाद जब पिंकी वापस सोनपुर गांव आई तो उसकी एक छोटी सी गाड़ी थी, कुछ किताबें थीं और एक नया सपना था, अपने गांव में एक स्कूल खोलने का। अब गांव वाले जो कभी उस पर पत्थर फेंकते थे, उसके लिए कुर्सी निकालते थे। जो बच्चे उसे पगली कहते थे, अब उसे दीदी बुलाते थे। और पिंकी अब भी कभी कभी मिट्टी की चिड़िया बनाती थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। पिंकी जब शहर से लौटी तब उसके हाथ में कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस कुछ किताबें, कुछ यादें और एक सपना। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोलना शुरू किया। गांव के बाहर जो टूटा फूटा पुराना पंचायत भवन था,
उसी को साफ करके उसने वहां बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने वहां बोर्ड लगाया, मिट्टी की दुनिया। स्कूल में पढ़ाई भी होती थी और साथ साथ मिट्टी से चीजें बनाना, रंग भरना, खेलना भी। बच्चे पहली बार कुछ नया सीख रहे थे, बिना डर, बिना मार के। गांव के कुछ लोग खुश थे, कुछ चुप थे, लेकिन एक आदमी था जिसे ये सब बहुत खटक रहा था। उसका नाम था शिवनाथ। वो पहले गांव में सबसे ऊपर बैठता था, पैसे वाला, दबंग, और हर पंचायत में सबसे ऊंची आवाज उसी की होती थी। अब वो देख रहा था कि लोग उसकी नहीं, पिंकी की सुनने लगे हैं। बच्चे उसके खेतों में मजदूरी की जगह स्कूल जाने लगे हैं। औरतें अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी हैं। शिवनाथ की ताकत कम हो रही थी और उसे ये गवारा नहीं था। एक दिन वो पंचायत में खड़ा हो गया और बोला, ये लड़की गांव की रीत बिगाड़ रही है। औरतें अब मुंह उठाकर बोलने लगी हैं, स्कूल चलाना है तो शहर जाओ, गांव में नहीं चलेगा ये सब। पिंकी वहां मौजूद थी। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर उसने धीमे सुर में कहा, अगर आपकी रीति में डर है, भेदभाव है, तो मुझे तोड़नी आती है। लोग चुप हो गए। रामू काका ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। पहली बार गांव वालों ने शिवनाथ की नहीं, पिंकी की बात पर सिर हिलाया। पिंकी स्कूल में बच्चों को गांव का पुराना इतिहास समझा रही थी। उसी दौरान उसे पंचायत के कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में थी कुछ पुरानी किताबें और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। फोटो देखकर पिंकी जैसे पत्थर हो गई। फोटो में थी एक औरत, हल्के घूंघट में, हाथ में किताब, और उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी पिंकी की थी। उसके बगल में खड़ी थी नीलिमा मैडम। पिंकी दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने रामू काका को फोटो दिखाई। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, अब तू जानने लायक हो गई है। वो औरत तेरी माँ थी, सरिता। पिंकी सुन्न हो गई। रामू काका बोले, तेरी माँ पढ़ी लिखी थी, वो चाहती थी कि गांव की लड़कियां भी पढ़े। नीलिमा मैडम उसकी दोस्त थी, उन्होंने शहर में पढ़ाया था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। वो औरतों को चुप देखना चाहते थे, किताबों से दूर। और शिवनाथ ने उनकी आवाज भराई। शिवनाथ ने तेरी माँ को बदनाम करने की कोशिश की थी, कहा वो जादू टोना करती है। गांव वालों ने उसे अकेला कर दिया। मैं तब कमजोर था, कुछ कर नहीं पाया, और एक दिन वो चली गई, बहुत चुपचाप। पिंकी की आंखें भर आईं, लेकिन गम से ज्यादा अब उसके भीतर आग थी। अगले दिन स्कूल के बाहर बोर्ड बदल गया। अब वहां लिखा था, सरिता शिक्षालय, हर सपने की उड़ान। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। पिंकी ने गांव की लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करवाई, बाहर से किताबें मंगवाई। कुछ लोग अब भी आंखें घूरते, लेकिन ज्यादातर अब सर झुकाकर निकलते। शिवनाथ अब पंचायत में अकेला खड़ा होता। उसकी बातें अब कोई नहीं सुनता। एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी दादी, जो पहले पिंकी को पगली कहती थी, आई और बोली, बिटिया, मेरी पोती भी अब पढ़ेगी, तू उसे नाम लिखवा दे। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, नाम नहीं दादी, सपना लिख लीजिए। और एक दिन शहर से फिर बुलावा आया। इस बार कोई प्रशिक्षण नहीं, एक अवार्ड समारोह था, जहां पिंकी को सम्मानित किया जाना था, ग्राम शिक्षा नायिका के नाम से। पर जैसे ही पिंकी निकलने वाली थी, गांव में एक बड़ा तूफान आया। स्कूल की छत उड़ गई, पेड़ गिरे, कुछ लोग घायल हो गए, और शिवनाथ की हवेली पूरी टूट गई। लोग पिंकी की तरफ देखने लगे। अब भी वही उम्मीद थी। अब पिंकी को फैसला करना था, शहर जाकर अवार्ड लेना या गांव में रुककर अपने लोगों के साथ फिर से शुरू करना। क्या करेगी पिंकी? तूफान के बाद गांव जैसे जड़ हो गया था। हर तरफ कीचड़, टूटे हुए घर, गिरी हुई छतें और थरथराते लोग। सरिता शिक्षालय की टीन की छत दूर कहीं उड़ गई थी। अंदर पानी भर गया था। मिट्टी से बने सारे खिलौने गीले हो चुके थे, कई टूट गए। बच्चे उदास खड़े थे, कुछ रो रहे थे, और उधर बस तैयार थी, शहर का न्योता, बड़ा मंच, कैमरे, तालियां, नाम, इज्जत। सब इंतजार कर रहे थे ग्राम शिक्षा नायिका पिंकी का। रामू काका ने उसका बैग हाथ में पकड़ा और धीरे से कहा, जा बेटी, ये तो एक तूफान है, तू तो अब लहर बन चुकी है, बाकी गांव समेट लेगा खुद को। पिंकी चुप रही। फिर उसने बैग उठाया, लेकिन उसमें कपड़े नहीं, स्कूल की टूटी मिट्टी की चिड़िया रख ली। और उसने बस की तरफ नहीं, पंचायत भवन की तरफ कदम बढ़ाए,
जहां अब स्कूल था। कई घंटे बाद शाम ढलने लगी थी। पिंकी ने बच्चों को इकट्ठा किया। मिट्टी गीली थी, लेकिन वो जानती थी सबसे बड़ी इमारतें भी गीली मिट्टी से ही बनती हैं। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, जमीन पर खड़ा किया और बोली, आज से हम छत के नीचे नहीं, आसमान के नीचे पड़ेंगे। जब तक छत नहीं बनती तब तक यही हमारा स्कूल है। और जो चाहे मेरे साथ मिट्टी उठाए, क्योंकि जो सींचते हैं वही काटते भी हैं। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे। फिर औरतें आईं, फिर बूढ़े, यहाँ तक कि कुछ नौजवान लड़के भी लकड़ियां और फावड़े लाने लगे। शाम तक सरिता शिक्षालय की एक नई दीवार खड़ी हो चुकी थी, मिट्टी, ईंट और लोगों के विश्वास से। दूसरे दिन शहर में मंच पर ग्राम शिक्षा नायिका का नाम पुकारा गया, पर कुर्सी खाली रही। एंकर ने कहा, शायद पिंकी किसी मजबूरी में नहीं आ सकी। तभी एक बूढ़ी औरत उठी, नीलिमा मैडम। उन्होंने माइक लिया और सबके सामने बोली, वो नहीं आई क्योंकि जहां बड़े लोग अवार्ड ढूंढते हैं, वहां पिंकी अपने लोगों को ढूंढ रही थी। नीलम और रघु पिछले 5 सालों से उस पेड़ाज घर में रहते थे। न कोई पड़ोसी, न कोई आवाज, बस पेड़ की सरसराहट और बर्फ की ठंडी सांसें। रघु थोड़ा शांत और हंसमुख था और नीलम गुस्से वाली, लेकिन दिल की एकदम नरम रुई जैसी। रघु, तुम फिर से बर्फ में भीगे मोजे वहीं फेंक आए। मैं रोज तुम्हारे पीछे क्यों लगती हूं? नीलम ने आंखें तरेरी, हाथ में गरम चाय का कुल्हड़ लिए। रघु मुस्कुराया, ताकि तुम्हारा गुस्सा मुझे ठंड से बचाए। हीटर तो हमारे पास है नहीं। हीटर नहीं है, लेकिन मुंह जरूर चला रहे हो तुम। आज भी अगर लकड़ी इकट्ठा नहीं की तो पेड़ से उतरकर बाहर ही टेंट लगाओ। पेड़ के भीतर उनका छोटा सा घर सर्दियों में भले ही हिलता रहता, लेकिन उस घर में एक गर्मी थी जो नीलम के गुस्से और रघु के मीठे जवाबों से पैदा होती थी। और उस दिन जब बर्फ ने पूरी शाखा को तोड़ डाला, तब नीलम चौंक कर उठ बैठी। रघु, देखो ना, पेड़ की वो मोटी शाखा टूट गई। इतनी तेज आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो, और घर भी थोड़ा हिला। मुझे बहुत डर लग रहा है रघु। नीलम की आंखें डरी हुई थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। वो ठंड से नहीं, बल्कि उस डर से कांप रही थी जो उसके दिल में घर कर चुका था। रघु, कुछ करो, प्लीज कुछ करो, कहीं हमारा घर ही गिर जाए। हम कहाँ जाएंगे इस बर्फ में? कोई इंसान तक नजर नहीं आता, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। इतना सन्नाटा क्यों है? नीलम ने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने देखा ना, आज बर्फ भी कुछ ज्यादा ही तेज गिर रही है। पूरी की पूरी डाल ऐसे गिरी जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ी हो। रघु, क्या ये बस मौसम है या कुछ और? इतनी ठंड तो मैंने कभी महसूस नहीं की। मेरा सांस लेना भी भारी लग रहा है। सब लोग कहाँ हैं रघु? आसपास कोई क्यों नहीं दिखता? क्या हम यहाँ अकेले रह गए हैं? नीलमी, सुनो, पेड़ की शाखा टूटी है, लेकिन हमारा घर अब भी मजबूती से खड़ा है। देखो, दीवारें हिल तो रही हैं, पर गिर नहीं रही। पेड़ बूढ़ा जरूर है, मगर जड़ों से अब भी बहुत गहरा जुड़ा है, जैसे मैं तुमसे जुड़ा हूं को। उसने अपनी गर्म हथेली से नीलम के गालों को छुआ। ये ठंड बस बाहर की है, हमारे बीच नहीं। डरना मत। याद है जब हम पहली बार इस पेड़ में आए थे, तब भी तो बोली थी वो ये गिरेगा ना। और आज देख, 5 साल से ये हमें संभाले हुए है। अगर सच में कुछ होने वाला होता है तो मेरा दिल भी घबरा जाता। लेकिन देखो, मेरा दिल बिल्कुल शांत है। जैसे ये रात बीत जाएगी, वैसे ही ये डर भी चला जाएगा। तू थक गई है, बस थोड़ी देर सो जात, मैं यहीं हूं। तू अपनी आंखें बंद कर और मेरी साख से सुन। जब तक ये साख से चल रही हैं तो बिल्कुल महफूज है। तेज बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस गड्ढे में अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने भीतर आग जलाई हो, लेकिन वो तो नामुमकिन था। रघु ने लकड़ी से बर्फ हटाई। नीचे से पत्थरों से बनी एक गोल सीढ़ी निकली जो नीचे कहीं और जा रही थी। नीलम थोड़ी डरी, कहीं कोई पुराना कुआं तो नहीं? रघु ने टॉर्च निकाली। अगर है भी तो ये कोई आम कुआं नहीं लगता। देखो ये पत्थर कैसे तराशे गए हैं, किसी ने ये रास्ता बनाया है। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही थी और उसी में उनका पेड़ वाला घर भी टूट गया। अब पता नहीं वो दोनों कहाँ रहेंगे। सोचो ना विनय, वो घर कितना प्यारा था, छोटा पर भरा हुआ। उनकी नोकझोंक, नीलम का गुस्सा, रघु की मुस्कुराहट, वो गर्म चाय का कुल्हड़, वो लकड़ियों का चूल्हा, अब सब कुछ खत्म हो गया। इतनी ठंड में बिना छत के दौड़ कैसे होंगे? हाँ, सच में वो जो पुराना मजबूत सा लगता था, जिस पर बर्फ भी मानो थम जाती थी, आज वो भी टूट गया। इतनी तेज बर्फ गिरी इस बार कि पूरा का पूरा तना दरक गया। और उनका छोटा सा प्यारा सा घर, जो बस 2 लोगों का नहीं,
2 धड़कनों का ठिकाना था। अब वो सिर्फ लकड़ियों और बर्फ के नीचे दबी हुई एक याद बनकर रह गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। विनय, सच में मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा है,